बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो एक आधा मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं कंटिन्यू करूं। देखें, कल परसों मैंने ग्रुप में मैसेज किया था उन लोगों के लिए कि यार कम से कम 26 नवंबर का लेक्चर सुन लेना, जो लोग दिसंबर की अटैम्प्ट देने जा रहे हो। 26 नवंबर का लेक्चर सुन लेना और उसके बाद जैसा जैसा मैंने ग्रुप में तुम्हें बताया वो लाजमी चीज़ें कर लेना। इंशाल्लाह पहली अटैम्प्ट में पास हो जाना है तुम लोगों ने। तो डरने की बात नहीं है यार, अंडरस्टैंडिंग पहले अगर किसी की अटेम्प्ट है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी क्लियर। ठीक है, लॉ को समझ के और इसको इम्प्लीमेंट करना बस, और कुछ भी नहीं है यार। अकाउंटिंग से आसान तर ये सब्जेक्ट है। और मैंने एक बात करता होता हूँ यार कि ये जो सब्जेक्ट है, कल को हमें शायद कोई डेबिट क्रेडिट पूछे या ना पूछे, हाँ ये बातें जो टैक्स हो गया, कंपनी लॉ हो गया, ये हमें तो हमारे रिश्तेदार नहीं बख्शते, वो पूछना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि किसी रिश्तेदार के पास 4 पैसे क्या आ जाए, वो कंपनी बनाने का सोचना शुरू कर देता है, तो उसको यकीनन तुम्हारी याद आएगी कि हाँ ये वो लायक बच्चा है जिसने आईसीएम में प्रोफेशनल स्टडीज स्टार्ट की है। और मार्केट में मैं कंपनी रजिस्टर करवाने गया हूँ तो वहाँ पे भी एक आईसीएम का ही बंदा बैठा हुआ है और कंपनी वगैरह रजिस्टर कर रहा है, तो क्यों ना मैं इससे पूछ लूँ कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें यार समझ के, इनको अपनाइयत के साथ, इनको बड़े प्यार के साथ समझो, इसको सीखो और होपफुली ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देगी। हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी यार, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले तो मैंने तुम्हें बताया था एनबीएफसी होती क्या है। और हम लोग यही समझते थे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंकिंग के अलावा होती हैं। तो फिर हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी कि नहीं, ये वो कंपनीज होती हैं जो बैंक तो नहीं होती लेकिन बैंक जैसा काम करने की कोशिश करती हैं। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनीज एक्ट 2017 का आ गया, तो उसने कहा था भाई मुझसे ना पूछो एनबीएफसी क्या होती है, सारे का सारा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में कैंसिल करता हूँ, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 का पार्ट 8 और ए वो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, वो वैलिड रहेगा। तो उसके पार्ट 8 में है क्या, उसमें पार्ट ए में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का सेक्शन नंबर 282 पड़ा हुआ है और ए बी सी से लेकर वो चलता है एन तक, तो ये पड़ा हुआ है। अच्छा, अब एनबीएफसी बनानी कैसे है, तो वो हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि यार हमने एनबीएफसी रूल्स 2003 के तहत उसके फॉर्म डाउनलोड करके हमने एनबीएफसी बनानी है। अच्छा, एनबीएफसी ने काम कैसे करना है, तो हाँ हमें अब पता है कि रेगुलेशन 2008 में जाके आ गई हैं कि एक एनबीएफसी ने काम कैसे करना है और किस किस को रिपोर्टिंग करनी है और कितना कैपिटल मैनेज करना है और अपना एक्सपोयर्ड जो है, अपना जो फंड्स हैं कहाँ कहाँ उसने किस पर्सन को कितने देने हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमने पढ़ ली और परसेंटेज इतनी पढ़ी कि हम लोगों को तो आसानी से याद हो गया कि एनबीएफसी क्या है और कैसे काम करेगी। अब उसका छोटा सा पोर्शन रह गया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में एनबीएफसी ने क्या कहा है। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो है उसने आपको प्रोविजंस बताई हैं, एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, हम अगर हम कंपनीज एक्ट को पढ़े ना, तो वो कहता है बनेगी नहीं जब तक कमीशन की अप्रूवल ना मिल जाए। ठीक है, तो एनबीएफसी फिर कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगी, ये लॉ कह रहा है, कंपनीज ऑर्डिनेंस कह रहा है। कोई भी एनबीएफसी काम नहीं करेगी, बिजनेस नहीं चलाएगी जब तक उस एनबीएफसी के पास, उन्होंने कहा जी, लाइसेंस ना आ जाए। उसके बाद वो लाइसेंस भी आ जाए, इट एनबीएफसी शैल नॉट कैरी ऑन अ बिजनेस अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस issued in that behalf by the commissioner. उसके बाद any such license may be issued subject to such conditions and payment of such fee as may deem fit। और ये जब लॉ बनता है ना, तो लॉ बनाते वक्त वो सच सच के वर्ड बोल देते हैं। और यार ये वो वाला सच नहीं होता जब जो हम कहते हैं सच बोली, ये वो सच होता है कि बाद में हम आपको बताएंगे जब कहीं रूल्स वगैरह आए
और ये सच जो है जाके बोला गया 2003 में, है ना, 2003 में जाके उन्होंने रेगुलेशन दे दी और उन्होंने बता दिया कि ये फ़ी है और इस तरीके से और इस कंडीशन से तुम एनबीएफसी बनाओगे, क्योंकि लॉ ने तो सच सच के वर्ड बोल के अपनी जान छुड़ा ली और सारा काम दे दिया, मलबा दे दिया एससीसीपी को। फिर एससीसीपी ने ये रूल बनाए थे। फिर उन्होंने कहा एनबीएफसी जो इन एग्जिस्टेंस में है, बिफोर एक्सपायरी एनबीएफसी इन एग्जिस्टेंस, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से भी पहले की एनबीएफसी मौजूद हैं। तो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 ने जब ये अनाउंस हुआ था तो इसने भी कह दिया कि जो एनबीएफसी इन एग्जिस्टेंस होगी which is engaged in one or more form of business as specified in section 282A में before expiration of 6 month from coming into force, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की एग्जिस्टेंस में आने से पहले आने के बाद 6 महीने के अंदर and every other company before commencing any form of business specified in section number 28 shall apply to the commission। यानी कि लुब्बे लुबाब ये कि उन्होंने कहा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आ गया है, इससे पहले की जो एनबीएफसीज हैं वो 6 माह के अंदर अंदर, और कोई कंपनी अगर चाहती है एनबीएफसी का काम करना तो वो कमीशन को अप्लाई कर दें। कमीशन अगर सेटिस्फाई हुआ और आप अगर फुलफिल करेंगे कोई कंडीशन जो कि उन्होंने बनाई होगी, जो कि बन गई है, तो आपको बिजनेस चलाने की इजाज़त मिल जाएगी, जो कि सेक्शन नंबर 282A में मौजूद है। ये इनकॉर्पोरेशन के बारे में बता रहा है हमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। NBFC shall not commence or carry on business unless it has minimum equity requirement as may be prescribed। देखो यहाँ पे भी उसने एक बात जो है गोल करवा दी कि NBFC अपना बिजनेस नहीं चलाएगी जब तक उसको मिनिमम इक्विटी नहीं उसकी इकट्ठी हो जाती, और उसके बाद उसने कह दिया एज मे बी प्रेस्क्राइब, बाद में जो हम बताएंगे, और बाद में जो बताया है अब तुम्हें पता है क्या बताया है। ठीक है, हर बिजनेस को चलाने के लिए रूल 2003 में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया इतनी 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 और कितनी इक्विटी होनी चाहिए, तो वो वाले बिजनेस आप चला लोगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ नोटिफाइड एंटिटीज, देखो ये तो है एनबीएफसी के, एनबीएफसी जो है वो नोटिफाइड एंटिटीज क्या है, जिनको हमने नोटिफाई किया, जिनको हम खुद कह देंगे कि एक बिजनेस चल रहा था वो एनबीएफसी का हमें लगा, ठीक है, जिसको हम या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाइड कर देगी कि चलो तुम रजिस्टर हो जाओ जाके, तो कहता है वो रजिस्टर हो जाएंगे विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो ये एक रेगुलेशन है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद पावर टू इशू डायरेक्शंस, उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कहता है कि हमारे पास पावर है कि जो एससीसीपी है ना, मैं इसको पावर देता हूँ। ये है वो सेक्शन जिसकी वजह से वो एससीसीपी आए दिन रूल बना रहा है एनबीएफसीज के लिए। कंपनीज ऑर्डिनेंस का 1984 का जो सेक्शन नंबर 282D है, इसमें पावर दे दी गई एससीसीपी को कि जब दिल चाहे तुम रूल बनाना, इनको बताना कि एससीसीपी तुमने इनको बताना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में रहते हुए कि अवाम का इंटरेस्ट तुम्हारी टॉप जो है वो टॉप एम है, इसको सिक्योर करने के लिए तुमने एनबीएफसीज को रेगुलेट करना है। और एससीसीपी को कह दिया गया कि आप ऐसी कंपनीज को जो एनबीएफसीज हैं या नोटिफाइड एंटिटीज हैं, उनको उनको चलाने के लिए कोई रूल्स वगैरह जो भी आपने बनाने हैं आप बनाएंगे। और उसके बाद एनबीएफसी को कह दिया गया कि इनको कोई डायरेक्शन वगैरह भी समझानी है तो आप नहीं, सॉरी एससीसीपी को कह दिया गया कि एनबीएफसी को कोई डायरेक्शन वगैरह जो भी करवानी है आपने करवानी है, इसको पावर दे दी गई। पावर टू रिमूव, फिर एक पावर दे दी गई सेक्शन नंबर 282E के तहत पावर दे दी गई कि कमीशन के पास किसी रिमूवल की पावर है। कमीशन के पास पावर है कि वो इन राइटिंग क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है।
किन बंदों को रिमूव कर सकता है एनबीएफसी में से, उसके किसी चेयरमैन को, डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को और अदर ऑफिसर को, या पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ एनबीएफसी आर अ नोटिफाइड एंटिटी। फिर ये जो पावर है किस लिए यूज की जाएगी, उन्होंने कहा जी ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए पावर यूज की जाएगी। ये ऊपर वाला कमीशन ऑर्डर जो पास करेगा ना, ये उस टाइम पास करेगा अगर कमीशन सेटिस्फाई होगा कि एनबीएफसी का चेयरमैन, एनबीएफसी के डायरेक्टर्स, एनबीएफसी के जो भी रीजनेबल पोजीशन पे लोग हैं वो इसका बिजनेस इस तरह मैनेज नहीं कर रहे जिस तरह होना चाहिए, और बिजनेस जो है पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ यूज हो रहा है। और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी ये राय है कि इसकी जो डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट है इसको रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद एनबीएफसी अगर अपने शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, जो इसके बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर, चेयरमैन और ये वो लोग, उनके राइट्स के खिलाफ जो है कोई परवीन्स वगैरह पास कर रहे हैं, या उनके राइट को वो अच्छी तरह उनको, यानी कि राइट्स जो हैं उनको यूज़ नहीं करने दिए जा रहे, और कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि प्रेजुडिस है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक, तो एनबीएफसी के ऐसे डायरेक्टर को, ऐसे कमीशन को। आवाज़ स्लो है मेरी? सिग्नल तो ठीक है यार। सिर्फ एक बंदा दे दे ताकि सर आ रही है। अब मैंने माइक पकड़ लिया हाथ में, और अब जो है आवाज़ इंशाल्लाह ठीक आएगी। ओके, तो पावर टू सुपरसीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर अच्छा, ये जो पावर है इन्होंने वैसे ही बताई कि एनबी जो कमीशन है इसके पास पावर है कि एनबीएफसी का चेयरमैन, डायरेक्टर और उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, जो एनबीएफसी के ऑफिसर्स हैं जो हमने पढ़े थे वहाँ पे जाके, जो 2003 का रूल है वहाँ जाके पढ़े थे हमने, वो कहता कोई भी ऑफिसर जो है कमीशन रिमूव कर सकता है। कमीशन ये ऑर्डर क्यों पास करेगा? अगर एनबीएफसी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, एनबीएफसी के बुक्स ऑफ अकाउंट वैसे मैनेज नहीं किए जा रहे जैसे करने थे, पब्लिक इंटरेस्ट सो डिमांड, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये काम किया, या एनबीएफसी के जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर और चेयरमैन वगैरह, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, और एनबीएफसी की जो मैनेजमेंट है उसको हमने प्रॉपर करने के लिए कदम उठाया, और जब भी कमीशन ये ऐसा फैसला करेगा वो इन तमाम पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद पावर टू सुपरसीड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर जो है कमीशन अपनी मर्जी थोप सकता है। उसके बाद पावर टू रिक्वायर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, फिर 282 में कह दिया गया कि कमीशन कभी भी कोई भी एनबीएफसी से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन क्लेम कर सकता है, और हर ऑफिसर, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव इनकी जिम्मेदारी होगी कि कमीशन को ये इंफॉर्मेशन जो भी है पहुंचाए। स्पेशल ऑडिट में बताया है कमीशन कभी भी कह सकता है एनबीएफसी तुम अपना ऑडिट करवाओ। स्पेशल ऑडिट के लिए कमीशन किसी फर्म को भी नोटिफाई कर सकता है। आप जो एनबीएफसी होगी वो कमीशन के इस ऑर्डर के ऊपर अमल करेगी, और जब ये ऑर्डर पास करेगा कमीशन उसमें टाइम लिमिट बताएगा कितने टाइम में ये ऑर्डर जो है आपने, कितने टाइम में आपने ऑर्डर जो है ये आपने ऑर्डर जो है कंप्लीट करवाना है। इंक्वायरी बाय कमीशन, इसमें बताया जाएगा आपको कि कमीशन के पास इख्तियार है वो किसी भी एनबीएफसी के डायरेक्टर्स की, चेयरमैन की, उसके अदर ऑफिसर की इंक्वायरी जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो इधर बताया जाएगा जी नोटिस आएगा, नोटिस आने के बाद कमीशन जो है वो इंक्वायरी करेगा, एनबीएफसी के अफेयर्स की इंक्वायरी कर सकता है,
और हर डायरेक्टर और इसका ऑफिसर जो है वो लायबल होगा, एनबीएफसी का जो भी नुमाइंदा है और कमीशन का जो भी नुमाइंदा आएगा उसको वो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो वो मांगेंगे। तो ये चीज़ें आपको बताएगा, एक नज़र देख लेना। उसके बाद पेनल्टी फॉर फेलियर, रिफ्यूजल टू कंप्लाई और कंट्रावेंशन विद द परमिशन ऑफ दिस पार्ट, ये पेनल्टी उन्होंने बताई 50 मिलियन की पेनल्टी कहते हम लगाएंगे। वो पनिशेबल होगा विद द फाइन 50 मिलियन के ऊपर। अगर किसी ने ये एनबीएफसी के ऑफिसर ने ये कोई भी अगर सेक्शन ना माना तो उसके ऊपर 50 मिलियन की वो पेनल्टी इम्पोज करेंगे। पेनल्टी फॉर मेकिंग फास्ट स्टेटमेंट, और ये पेनल्टी आई थिंक सो यहाँ से स्किप होगी, तो ये भी एक नज़र देख लेना कंपनीज ऑर्डिनेंस में खोल के कि ये क्या पेनल्टी है। ऐसी कोई पेनल्टी होगी कि कितना जुर्माना है। उसके बाद प्रोसीजर फॉर अमलगामेशन ऑफ एनबीएफसी, अगर दो एनबीएफसी हैं उन्होंने आपस में मिलना है। यार यहाँ तक तो था सारा प्रोसीजर जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस ने बताया कि एक एनबीएफसी को कैसे होना चाहिए। उन्होंने बता दिया जी एक एनबीएफसी को रजिस्टर होना है तो हमारी बातें मानेंगी। फिर ये सारी सेक्शन जो हमने पढ़े, इन सारे सेक्शन में उसने सिर्फ और सिर्फ कमीशन की पावर को समझाया हमें कि कमीशन के पास इख्तियार है, कमीशन के पास इख्तियार है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो एनबीएफसी की इंक्वायरी कर सकता है। कमीशन के पास इख्तियारात हैं वो इसका स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। और कमीशन के पास इख्तियार है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर सकता है, वो इनको बरतरफ कर सकता है। ठीक है, तो कमीशन की अगर कोई ना बात मानी गई तो उन्होंने कहा आपको 50 मिलियन की फिर पेनल्टी भी आप भुगतेंगे। उसके बाद पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आपने कमीशन को कोई स्टेटमेंट दी लेकिन फॉल्स दी, उसकी भी कोई पेनल्टी ऐसी ही होगी। ठीक है, वो आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, आप पढ़ेंगे। अब अगर दो एनबीएफसीज आपस में अमलगा अगर दो एनबीएफसी आपस में अमलगामेट हो रही हैं, अगर दो एनबीएफसीज आपस में अमलगामेट हो रही हैं तो उनका क्या तरीकेकार है, वो कैसे अमलगामेट होंगी, कैसे इकट्ठी होंगी। तो लॉ ने बताया कि ये प्रोसीजर है दो एनबीएफसीज के एक साथ होने का। एनबीएफसीज अमलगामेट कैसे होंगी? NBFC may be amalgamated with each other when a scheme containing the terms of such amalgamation has been placed in draft before the shareholders of each NBFC। यानी कहने का मतलब ये कि पूरी स्कीम बताई जाएगी कि एक NBFC दूसरी NBFC के साथ मिलने लगी है। एक एनबीएफसी दूसरी एनबीएफसी के साथ क्यों अमलगामेट होने जा रही है। जो एनबीएफसी के तमाम शेयर होल्डर होंगे, दोनों एनबीएफसीज, उन्होंने कहा इनके सामने ड्राफ्ट स्कीम रखने का मतलब ये है दोनों से स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूव करवाएगा कि दोनों शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ड्राफ्ट स्कीम जो है वो रखी जाएगी। क्यों हम अमलगामेट होना चाह रहे हैं, क्यों एक दो एनबीएफसी को एक करना चाह रहे हैं। उसके बाद approved by resolution passed by the majority 2/3 in the value of the shareholder of each said NBFC। और ये रेजोल्यूशन, ये ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन तब पास होगी अगर इसके 2/3 मेंबर रजामंद हो जाएं और इसके भी 2/3 मेंबर रजामंद हो जाएं। और जरा 2/3 मेंबर को करके देखना कितनी परसेंटेज बनती है। हाँ, 67% की रेजोल्यूशन अप्रूव करवाएंगे ये। 67% की रेजोल्यूशन अगर अप्रूव हो गई तो ये अमलगामेशन हो जाएगी 2/3 से। फिर उसके बाद अप्रूवल बाय अ रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी इन द नंबर रिप्रेजेंटिंग टू, ये हो गया। शेयर होल्डर में प्रेजेंट ईदर बाय पर्सन आर बाय प्रॉक्सी, ये हमें पता है। पहला तरीकेकार उन्होंने बता दिया, अगर दो एनबीएफसी ने आपस में ज्वाइन होना है तो आपस में वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है दोनों कंपनीज में अलग-अलग पास होगी
और दोनों कंपनी के मेंबरान आपस में 67% पे रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगी अगर वोटिंग मिल गई। उसके बाद नोटिस ऑफ मीटिंग में तुमने क्या क्या बताना है। नोटिस ऑफ मीटिंग, जिस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन अप्रूव करवानी है ना, उसमें तुमने क्या बताना है। नोटिस ऑफ सच मीटिंग shall be given to every shareholder of such NBFC concerned in accordance with the relevant article of association। कहता नोटिस वैसे ही जाना चाहिए जैसे तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें सिखा दिया है मीटिंग में, और हर शेयर होल्डर को जाना चाहिए, क्योंकि यार ये एक पब्लिक कंपनी है ना। उसके बाद देखो, नोटिस शैल इंडिकेट द टाइम प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग, हमें पहले से पता है, कितनी बार मैंने पढ़ाया हुआ मीटिंग में। सच नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश्ड at least once a week for 3 consecutive weeks। कहता है 3 हफ्ते लगातार ये नोटिस अखबारों की जीनत बनता रहेगा, और हर हफ्ते में कम से कम एक बार लाजमी, इन नॉट लेस देन 2 न्यूज़पेपर, और हफ्ते में एक बार कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ये छपना चाहिए, सर्कुलेटेड इन द लोकेलिटीज where the register office of such NBFCs concerned are situated, in one of newspaper being language commonly understand in the local nationality। If the scheme of amalgamation is approved by the majority of shareholder, it shall be submitted to the commission for sanction। पहले स्कीम पास होगी, फिर जैसे नोटिस भेज दिया, शेयर होल्डर आ गए, फिर ऊपर स्कीम पास हो गई, और फिर ये स्कीम इन्होंने पास कर दी मेंबर्स ने, अब ये कमीशन की इजाज़त लेने पहुंच जाएंगे, और अगर कमीशन सेटिस्फाई होगा वो इन राइटिंग हुक्म दे देगा कि इन दोनों एनबीएफसीज को आपस में जोड़ दिया जाए। Where a scheme of amalgamation is sanctioned by the commission, the remaining or resulting equity shall be transmitted, entity shall transmit a copy of orders सैंक्शनिंग द स्कीम टू द रजिस्ट्रार। जहां कमीशन से अप्रूवल मिल जाएगी तो ये दोनों एनबीएफसी इस ऑर्डर की कॉपी रजिस्ट्रार को दे देंगे। रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये कॉपी जब इसे मिलेगी, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ एनबीएफसी हेयर इन आफ्टर, नाम मिटा देगा एनबीएफसी का अपने रजिस्टर में से, और in this section referred to as amalgamated NBFC which may by the reason of amalgamation be ceased to be the function। कहता है रजिस्ट्रार को जब ये मिलेगा ऑर्डर, वो उस ऑर्डर को पढ़ते ही अपने रजिस्टर से एनबीएफसी का नाम मिटा देगा, ख़त्म कर देगा, और उसको बाद में वो जो एनबीएफसी का नाम ख़त्म किया है नई एनबीएफसी में चली जानी है, वो जिसको अमलगामेटेड एनबीएफसी के नाम से पुकारा जाएगा। तो यहाँ से इसका फंक्शन रोक देगा। On sanctioning the scheme of amalgamation by commission, the property liabilities of the amalgamated NBFCs shall be transmitted to and become liability of the NBFC which under the scheme of amalgamation is acquired। और जितने भी बिजनेस और एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं जो नई एनबीएफसी बन रही है उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। एनी शेयर होल्डर हु, ऐसा शेयर होल्डर जो हैज वोटेड अगेंस्ट द स्कीम, जिसने इस स्कीम के अगेंस्ट वोट दिया, ऑफ अमलगामेशन एट मीटिंग और हैज गिवन नोटिस इन राइटिंग एट और प्रायर टू द मीटिंग, ऐसा शेयर होल्डर जो कि नाराज है, जिसने इस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले या मीटिंग में आके भी इस अमलगामेशन के खिलाफ वोट दिया, दैट ही डिसेंट्स फ्रॉम द स्कीम ऑफ अमलगामेशन, वो अमलगामेशन की स्कीम से रजामंद नहीं है, शैल बी इंटाइटल in respect of share held by him in that NBFC, their value as determined by the commission when section the scheme, such determination by the commission as to the value of share to be paid to the। तो ये इस पॉइंट में उन्होंने कहा ऐसा शेयर होल्डर जो कि अप्रूवल नहीं देता, नाराज है एनबीएफसी से, और कहता है नहीं अमलगामेट होना, कहता है जब ये कमीशन ऑर्डर पास करेगा ना कि कंपनीज को अमलगामेट कर दो, उस वक्त ऐसे शेयर होल्डर की इक्विटी की वैल्यू जो कमीशन डिटरमिन कर देगा वो इसको पे कर दी जाएगी और इसका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। तो यार ये थी सारी एनबीएफसी जो कि आज मैंने अल्लाह हाफिज कर दी। तो यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, नहीं तो हमने जो है
रूल्स या एक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अच्छा जी, वॉइस लो है, ये हो गया, ये भी रिजोल्व हो गया, अब ठीक है। मैसेज कर रहे हैं मैं 2 मिनट खामोश हूँ। सारी रिक्वायरमेंट करनी है हमने? नहीं, तुमने सारी रिक्वायरमेंट नहीं करनी। इसमें से सिर्फ ये अमलगामेशन कर लेना बस, ये पीछे से कुछ भी नहीं करना। ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ सर। वन नोट में राइटिंग टूल कैसे यूज़ करते हैं ये बता दे प्लीज़। तुम व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर लेना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा राइटिंग टूल किस तरह यूज़ करते हैं। मेरे पास तो पेन है, माउस से भी कर लेते हैं। तो 2 मिनट का टाइम है, आप पूछ सकते हैं इसमें से जो क्वेश्चन पूछना है। और ये एनबीएफसी इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि यार ये वाली एनबीएफसी की आप लोग डेफिनेशन लाजमी देखें। अमलगामेशन की स्कीम वो तो वैसे ही तुम्हें समझ आ गई कि अगर कोई पूछ लेगा तो सबसे पहले तुम करोगे जी शेयर होल्डर आपस में जो है दोनों कंपनी के रेजोल्यूशन पास करे। रेजोल्यूशन तब पास होगी 2/3 से पास होगी। रेजोल्यूशन पास करने के बाद कमीशन को भेज दी जाएगी, कमीशन पास करेगा तो रजिस्ट्रार को भेज दी जाएगी, रजिस्ट्रार सीज कर देगा एनबीएफसी और नई एनबीएफसी के पास सारे एसेट्स वगैरह ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है सर, ये स्लाइड से ही अगर डेफिनेशन मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं की यार, फिर तो रश हो जाता, स्लाइड इतनी लेंथ में चली जाती कि वो डेफिनेशन को, इसीलिए मैंने तुम्हें वो भेज दिया था एनबीएफसी के यार ये डेफिनेशन एक नज़र देख लेना। और वो डेफिनेशन आज मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ तुम लोगों को। हाँ उस्ताद, ये नाम उस्ताद लिखा हुआ है। उस्ताद जी मैं ना आपको ग्रुप में मैंने कहा मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये वाली डेफिनेशन बाय नेम लिख के दूंगा कि ये वाली डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद मैं एनबीएफसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसका नाम भी लिख के दूंगा कि ये वाला एरिया ना छोड़ना। ओके, तो होपफुली ये क्लियर हो गया। ये जो जितना भी है ना पीछे ये ऑर्डिनेंस, ये तुमने बस एक नज़र देखना है, इसको याद नहीं करना क्योंकि सारी कमीशन की पार्ट लिखी हुई है। पावर टू रिमूव, ये एक नज़र बस देख लेना। इंक्वायरी कुछ भी नहीं याद करना यहाँ से, ये तुम्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी क्योंकि यार देखो हमारा मकसद सिर्फ पेपर पास करना नहीं है, हमारा मकसद है कॉम्पिटेंट बनना। पेपर तो इंशाल्लाह 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 पास हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा, पेपर की टेंशन ना लो। टेंशन होती है बाद में आने वाली ज़िंदगी की ये पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं 2 मिनट खामोश हूँ, 50 पे मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा सर जी, जो प्रीवियस रेगुलेशन हैं रेगुलेशन की हैं काइंडली वो गाइड कर दें, लाइक सिक्योरिटी एक्सचेंज। राइट, सिक्योरिटी एक्सचेंज की रेगुलेशन तो मैंने अभी नहीं करवाई यार। राइट इशू काइंड ऑफ शेयर रेगुलेशन भी पीडीएफ फाइल में सेंड कर देंगे। ठीक है। आपने कहा था एनबीएफसी जब एंड हो जाएगा तो मैं बताऊंगा क्या रिटर्न। चलो आज ही बता देता हूँ, फिर आज ही बता देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। एनबीएफसी में तुमने डेफिनेशन तो मैं तुम्हें ग्रुप में बता दूंगा, डेफिनेशन तो मैं तुम्हें ग्रुप में बता दूंगा। एनबीएफसी हो गया एंड, एनबीएफसी हो गया एंड, मुदारबा रह गया उसमें, वो मुदारबा भी मैं करवाऊंगा, वो मुदारबा अलहदा है। दिसंबर का पेपर कब तक वेबसाइट पे अपलोड होगा हमारे? दिसंबर का पेपर हो जाएगा अपलोड। चलो देखो यार, नोट करो। एनबीएफसी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
कोई से 4 सूखे सूखे पॉइंट तुम्हें आने चाहिए। अगर लेट्स सपोज तुम्हें कह दे कि एलिजिबिलिटी सुनाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एनबीएफसी बनाने की एलिजिबिलिटी सुनाओ, तो कोई से 4, यार मुझे तो पता है, मैंने तो उस दिन इतनी डिटेल में पढ़ाया था, ये तो मुझे वैसे ही याद हो गए हैं, शायद तुम्हें भी याद हो गए हों। कोई से 4 सूखे, रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम लंबे याद करो छोटे याद करो, लेकिन 4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए कि पढ़ने वाला तुम्हें नंबर दे दे। उसके बाद इसका पॉइंट जी समझ नहीं आया यार। इसका पॉइंट जी ये था कि शायद आप लोगों ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं की। मैं करता हूँ एफबीआर के साथ कि मेरी दौलत कितनी है, छोटी सी दौलत है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो जो होता है ना एफबीआर में, यार उन्होंने कहा वेल्थ स्टेटमेंट आप सबमिट करते हैं तो उसको 2 से ज़रब दे दें, उसको 2 से ज़रब दे दें। ये कंसेप्ट ये था कि लेट्स सपोज एक बंदा है, लेट्स सपोज एक बंदा है, ये इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में इसने शो किया है कि मेरे पास 1 मिलियन के एसेट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला बंदा ना एनबीएफसी के 50,000 शेयर्स सब्सक्राइब करने लगा है, एनबीएफसी बनाने के लिए पहुंच गया है। तो ये अल्लाह का फरिश्ता भी है, सब कुछ है, कभी फ्रॉड नहीं किया। इसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मेरे पास 1 मिलियन है, और कहता जी एनबीएफसी का एक जो शेयर है वो है 10 रुपए का, इसने सब्सक्राइब कितना किया, 5 लाख का। तो कहता है जितना सब्सक्राइब करोगे ना उसको 2 से ज़रब दे देना। क्या जवाब आया? तो ये बंदा जो है ना काम कर सकता है। हाँ, वेल्थ स्टेटमेंट में 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, ये बंदा शेयर सब्सक्राइब कर लेगा। अगर इसकी वेल्थ स्टेटमेंट में कोई 8 लाख शो हो रहा है, अगर वेल्थ स्टेटमेंट में 8 लाख शो हो रहा है, अगर वेल्थ स्टेटमेंट में 8 लाख शो हो रहा है और इसने सब्सक्राइब करने हैं 50,000 शेयर्स, तो नहीं करने देंगे, क्योंकि डबल वर्थ शो होनी चाहिए थी वेल्थ स्टेटमेंट में जो आप इक्विटी सब्सक्राइब करेंगे। तो ये जी पॉइंट ये बताया था कि नेट वर्थ जो है आपके एसेट्स की एज पर वो नेट वर्थ जो आप टैक्स वालों को बताते हैं, वो नेट वर्थ जो है जितना कैपिटल सब्सक्राइब करोगे उसके दुगने से ज्यादा होनी चाहिए। फिर परमिशन टू फार्म एनबीएफसी शैल मेक एन ये तो वैसे ही तुम एक नज़र पढ़ोगे तुम्हें हो जाएगा याद, और ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं। ये जो है ना रूल नंबर 4, एनबीएफसी कैसे बनेगी हमें पता है यार। फॉर्म 1 फिल करेगा, 1 लाख रुपया जमा करवाएगा, कमीशन को सेटिस्फाई हुआ तो बस 3 माह के लिए कमीशन, 6 माह के लिए कमीशन इसको कह देगा जाओ पब्लिक कंपनी बनाओ। ये तो बस एक नज़र पढ़ते ही तुम्हें जेहन में आ जाएगा। एनबीएफसी कौन से बिजनेस कैरी ऑन करती है ये तुमने नोट कर लेना है। दूसरा ये नोट कर लेना। उसके बाद लाइसेंस ग्रांट करने के लिए कमीशन कौन सी, बल्कि ये नहीं आता कि कौन से बिजनेस कैरी ऑन करने चाहिए, ये तो बड़े आसान है, बल्कि कर लो यार, कर लो। ठीक है, तुम्हें 4-5 बिजनेस आने चाहिए, और ये तो तुम अकाउंटिंग के बच्चे हो, तुम्हें वैसे ही पता चल जाएंगे, ये इतना वजन वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ ये वाला कंडीशन टू ग्रांट लाइसेंस, कौन सी कंडीशन होती है ज़रा बताना जिनके ऊपर लाइसेंस ग्रांट हो जाता है। यहाँ से भी कोई 4 पॉइंट तुम्हें आने चाहिए कि अगर इसने पूछ लिया तो मैं 4 पॉइंट बता के अपनी जान बचा लूंगा बस। और मुझे पक्का यकीन होता है जो मेरा बच्चा 4 पॉइंट लिख देता है ना वो सवाबन सवाबन 2-3 पॉइंट अपनी तरफ से लिख के ही आता है। ठीक है, खुले डुल्ले होके पेपर करना है, कोई वर्ड्स की तुमने लिमिट नहीं लगानी अपने ऊपर, बस जितना जवाब आता है लिखना है उसको लाजमी। ये एमसीक्यू में पढ़ा हुआ है यारो,
ये बात जो है ना, ये वाली बात, ये एमसीक्यू में पड़ी हुई है, और ये एमसीक्यू ये वाला। अब इसमें मुझे याद नहीं कि बच्चे ने क्या बताया था कि कितनी एनबीएफसी का उसने पूछ लिया था कि कितना कैपिटल होता है। ये एमसीक्यू है यारो, ये पड़ा हुआ है आईसीएमए में, ये 1 नंबर की बात है, ये देख लेना तुम। उसके बाद उसके बाद उसके बाद एनबीएफसी कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है? कोई से 3 पॉइंट बस। बाकी बाकी ये जो है तुमने वहां भी पढ़े होंगे पॉइंट्स, वो जो है ना, क्या नाम है उसका, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहां भी पढ़े होंगे इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन। तो ये एक नज़र देख लेना बस, कि इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग ये भी नहीं करना। एनबीएफसी शेल नॉट, ये भी नहीं करना। बस रूल में से तुमने ये चीज़ें करनी है बस। देखा कितने सूखे काम है यार, तुम मैं भी ना डर ही जाते हो। पता नहीं कौन तुम्हें डरा देता है कि लॉ बहुत खतरनाक है। लॉ तो बड़ी यार मक्खन मलाई चीज़ है, ये तो एक झटके में पास होना इंशाल्लाह। बस चार, बस ये ना हो कि मैंने चार ये कह दिए और तुम चार ऐसे तैयार करो कि वो बस अचार ही डाल दे फिर आगे। चार का मतलब होता है कि एक चीज़ अगर तुम्हें कंसाइज कर दी ना किसी ने, तो तुम फिर उसका निचोड़ ऐसे निकालो कि एग्जैक्ट हो वो। ठीक है, अब ये ना हो मैंने 4 पॉइंट दिए हों और तुम उन 4 पॉइंट का सत्यानाश मार के अगले को लिख के दो, फिर ना मुझे क्लेम करना। 4 पॉइंट ऐसे लिखो इफेक्टिव हो, बिल्कुल अगला पढ़े तो उसका भी दिल खुश हो कि हाँ इसे आता है। फिर 5वां पॉइंट अपनी तरफ से चाहे उसको तुम जो कुछ मर्जी लिखो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। 4 पॉइंट एग्जैक्ट ठा करके लगने चाहिए उसके। 4 पॉइंट ये हो, देखो यार रूल क्लियर हो गया। बाकी कोई वजन नहीं है रूल का हमारे ऊपर, और ये कम से कम तुमने करके जाना है रूल 2003 में से। अब 2008 की बात करें, 2008 में से प्रोसीजर जो है ना, इसको तुमने याद नहीं करना, हाँ समराइज कर लेना। समरी पता क्या, छोटी छोटी जो है ना लाइनें बना लेना, छोटी छोटी, कम कम, ताकि अगर कल को पूछे हम उसे खरी खरी बातें सुनाए। छोटे छोटे पॉइंट याद करना। जैसे एनबीएफसी है, उसने अपना चीफ एग्जेक्टिव रिमूव करना है, तुम लिख देना नहीं रिमूव करने देना जब तक 1 महीने से पहले तुम कमीशन को नहीं बताओगे। अच्छा, कमीशन को 1 महीने से पहले बताना है तो नए चीफ एग्जेक्टिव का भी बताना है, तो तुम पहले रेजोल्यूशन पास करो फिर वो कमीशन को बताओ। तो ये सारी रिक्वायरमेंट बहुत छोटी छोटी बना लेना, बड़ी आसान है, बड़ी मज़े की है। उसके बाद ये वाला जो टेबल है, इसको एमसीक्यू के लिए देखना है बस, ये वाला। ठीक है, और 8 में से जो पहली चीज याद करनी है वो ये याद करनी है। 8वीं रेगुलेशन में से ना सिर्फ ये चीज याद करनी है तुम्हें, ये, और कुछ नहीं याद करना इसमें से। यानी कि इस 15 बी से खुश हो जाते हो तुम। अच्छा, ये 1 नंबर के लिए तैयार करना है इसको, इसको तुमने तैयार करना है 2-3 नंबर के लिए। इसके 3 नंबर तो दे ही देगा, तो इसको तैयार कर लेना कि कंटीजेंट लाइबिलिटी में क्या नहीं शामिल। ओके। उसके बाद
इसको तुमने समराइज करना है। समराइज मतलब छोटे छोटे पॉइंट लिख लो, हो जाएगा क्लियर इस सारे पेज को। समराइज, समरी बना लो इसकी। समरी का मतलब होता है छोटे पॉइंट, एक दो पॉइंट जिनको देख के ही हमें याद हो। जैसे 20% का रिजर्व रखना है आफ्टर टैक्स का, और तब तक रखना है जब तक 5% का ना हो जाए, जब तक वो कैपिटल के बराबर ना हो जाए, देयर आफ्टर 5%। बस ये एक चीज़, इसको समराइज कर लो। एक्सपोयर क्या है, इसको समराइज कर लो, छोटा छोटा लिख लो बस। ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये एमसीक्यू के लिए पॉइंट, ये भी एमसीक्यू के लिए पॉइंट। एक्सपोयर लिमिट इन कैपिटल मार्केट, इसको भी तुमने समरी बनाना है। समरी बनाना है बस, छोटी समरी का मतलब होता है कि तुमने इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, लेकिन मेन बात याद रखनी है। ठीक है, मेन बात याद रखनी है, अपनी लैंग्वेज में छोटा सा करके लिख देना। एक दो बार इसको पढ़ोगे, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्या चीज़ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको भी समरी बना लेना बस। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को शॉर्ट टर्म में समरी बना लेना बस यार। यानी 2008 में मैंने क्या करवाया तुम्हें, कुछ भी नहीं करवाया है ना। 2008 में इसकी समरी बोला है कि इसको समराइज कर लो, छोटा सा बना लो इसको अपने वर्ड्स में। उसके बाद ये पॉइंट बोला एमसीक्यू के लिए, ये याद करने के लिए बोला है, 3 पॉइंट एग्जैक्ट होने चाहिए। उसके बाद इसकी भी मैंने समरी बोला है, एक एक नंबर के ये पॉइंट। उसके बाद ये भी मैंने समरी बोला है। तो हो गया क्लियर यार। 2008 में भी मुश्किल नहीं है। और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में मैंने तुम्हें बताया कि तुमने सिर्फ और सिर्फ करना है अमलगामेशन वाला, देख लेना बस। इतना सौखा रूल और असूल ये पेपर के लिए। अब बताएं, कोई क्वेश्चन हो आपका? ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया पॉइंट, जी भी बता दिया। हाँ जी, एडजर्ज्ड एज इंसॉल्वेंट का मतलब है, एडजर्ज एज इंसॉल्वेंट का मतलब है कि उसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी का फैसला अनाउंस हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। डिफाइन एक्सपायर। अच्छा, एक्सपायर लिमिट मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सपायर लिमिट क्या होती है, कि आपने इस एरिया में कितना आपने काम करना है। सर लास्ट क्लास कब है? जल्दी जल्दी हो जाएगी लास्ट क्लास। बस रह गए 2-3 रेगुलेशन और एक्ट वगैरह रह गए हैं, वो भी बड़े आसान है। और वो भी तुम लोगों ने, मैंने तो पढ़ाने हैं यार, क्योंकि मैंने तो पैसे लेने हैं, मैंने तो पढ़ाने हैं, लेकिन उनको पढ़ाने के बाद मैं कंसाइज कर दूंगा। जो आपकी साइड है इनके अलावा भी पढ़ना है? नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना तुमने। ये नजम क्यों हंसी जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, सही है। ये उसकी स्लाइड नहीं है जो वो नजम भाई, मैंने वो जो सेक्शन पढ़ाए थे ना, मैंने डायरेक्ट कंपनीज एक्ट 2017 से डायरेक्ट उठा के पढ़ाए थे। मैंने कहा था आप भी, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं भेज देता हूँ, भेज देता हूँ, वो मैं भेज देता हूँ। नमाज की ब्रेक दिया करें, मुझे आईसीएमए वाले ब्रेक नहीं देते, तो मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ ब्रेक? अच्छा ठीक है। तो
सर जी एक्चुअली लास्ट डे सब इम्पोर्टेंट टॉपिक मार्क करने हैं एक दफ़ा फिर। हाँ ठीक है, करेंगे। नमाज की ब्रेक दिया करें, नमाज मैंने भी पढ़नी होती है यार। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आपने सेक्शन, हाँ ये मैं आज शेयर कर दूंगा, मैंने बनाए हुए हैं। वो तो मैंने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया था कि यार तुम ना डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। तो चलो यार, यहाँ तक था एनबीएफसी। इसको मैंने कंसाइज किया, कंक्लूड किया, और आज मैंने इंशाल्लाह तुम्हें एक नया जो है एक्ट वो स्टार्ट करवा देना है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का। मैं सिर्फ 1 मिनट ब्रेक ले लूँ, पानी पी लूँ, फिर मैं ये स्टार्ट करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, यार हमें पता है हम मुसलमान हैं। मेरे और आपके प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें समझाया, अपनी ज़िंदगी के रहनुमा असूल हमारे लिए लिख छोड़े कि आप लोगों ने मुसलमान होने के साथ साथ क्या-क्या काम करने हैं। कलमा पढ़ लेना ही मुसलमान की गवाही नहीं देता। उस कलमे का प्रूफ भी मांगा है फिर तुमसे। उस कलमे का प्रूफ ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और अल्लाह पाक के अहकामात को भी इंसान माने। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रिश्वत देना और रिश्वत लेने वाला दोनों दोनों ये जहन्नमी है, ये पक्की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर पॉइंट पे, हर ज़िंदगी के हर पॉइंट पे उन्होंने हमें समझाया है कि तुमने अपनी लाइफ कैसे गुजारनी है, इस दुनिया में तुमने कैसे रहना है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ये जितने भी एक्ट हैं, ये दुनिया को बाद में समझ आई है कि एक्ट कोई चीज़ होंदी है। क्योंकि यार दुनिया में दुनिया में सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो बज़ाते खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कुफ़ारे मक्का के साथ। सुलह हुदैबिया के मौका पर आप लोगों को याद होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तो आज की देन है, आज की देन है। तो देखो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि हम मुसलमान ऐसे हैं जो कि असली मुसलमान नहीं रहते, क्योंकि हमारे पीछे शैतान लगा हुआ है। अगर एक बंदा हलाल की रोज़ी कमाता है ना, अल्लाह का शुक्र है, हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत ऐसी की है कि हमें पता लग जाता है कि हमने हलाल ही कमाना है, हराम से दूर रहना है। अगर एक हलाली बंदा है ना, उसको तुम 20 साल बाद भी पूछ लोगे ना, ये पैस तुम्हारी 20 साल पहले तनख्वाह कितनी थी और ये मोटर बाइक तुमने कितने की ली थी, वो सारी डिटेल तुम्हें बताएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप असेंबली में खड़े होके बोलें जनाब ये हैं वो ज़राए, और बाद में जब लोग तुमसे पूछें कि किधर हैं वो ज़राए, और वो ज़राए ही गायब हो जाएं। ठीक है? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? देखो, तुमने वर्ड सुना होगा मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं, तुमने सुना होगा कपड़ों की लॉन्ड्रिंग। सुना है ना वर्ड? तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? हमारे पास आता है गंदा पैसा, हम उसको डालते हैं एक मशीन में। मशीन में हम डालते हैं बोनस। बोनस डाल के जब मशीन को घुमाते हैं ना, तो पैसे से मैल उतर जाती है। और फिर इस पैसे को जब तार पे सुखाते हैं ना, और फिर दोबारा इस पैसे को इस तरीके से प्रेस करते हैं, फिर ये पैसा हो जाता है चंगा पैसा। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग।
आपने कपड़ों की लॉन्ड्री तो सुना होगा यार, पैसों की भी लॉन्ड्री होती है। ठीक है, पैसा धो लो अपना, गंदा पैसा अपना साफ करवा लो। तो इसी तरह इन द सेम वे पैसा भी धोया जा सकता है। पैसे को धोने से बचाना, गंदे पैसे को पहले तो पॉइंट आउट करना। इस एक्ट की जिम्मेदारी क्या है? गंदे पैसे को रोकना। गंदा पैसा क्या? जो इलीगल मीन से गंदा पैसा कमाया गया, पहले तो उसको रोका जाए। फिर ऐसी मशीनें तोड़ दी जाएं जिन मशीनों में बोनस सरफ डाल के इनको घुमाया जाता है, सुखाया जाता है और प्रेस किया जाता है, ताकि कड़कते और नए नोट जो हैं वो जन्म ना ले ले। अजान हो रही है, मैं रुकूंगा जरा 1 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम यहाँ पे थे कि यार गंदे पैसे को चंगा पैसा बना ले, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। और इस प्रोसेस को ख़त्म करने का नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में हम पढ़ेंगे कि वो ज़राए जो हैं उनको ख़त्म करें जहाँ से ये गंदा पैसा निकलता है, और ये मशीनें जो हैं इनको आइडेंटिफाई करें जो कि इस गंदे पैसे को चंगा पैसा बना रही हैं। देखो, ये हमारे माशरे की बुराई है। अमीर जो है अमीर से अमीर तर हो जाएगा, गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अमीर जो है वो हुक्मरानों की शक्ल में हमारे ऊपर मंडलाते फिरेंगे, जुल्म करते रहेंगे। तो ये बातें आज की नहीं हैं, ये 1440 साल पहले हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माशरे की बुराइयां आइडेंटिफाई करके दे दी थी। अच्छा, आजकल के दौर में सुनो यार, इस मशीन का जो काम कर रहे हैं ना, जो पहले काम मशीन यूज़ में थी, बैंक्स, हमारे बैंक्स ये मशीन है, हमारी एनबीएफसीज ये मशीन थी।
हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये मशीन का काम करते थे। वो प्रोसेस कैसे चलता है? वो प्रोसेस ऐसे चलता है, आप गंदा पैसा आप लोगों से इकट्ठा करते हैं। वो रिश्वत का पैसा हो सकता है, वो किसी को धमका के पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, वो चोरी का पैसा हो सकता है, वो गंदा पैसा आप जमा करते हैं। आपके पास ये कमाई इकट्ठी हो रही है, फिर आप उस कमाई की प्लेसमेंट करते हो बैंक में। ये प्लेसमेंट यार तुमने सुनी होगी कि रेडी वाला बेचारा है, उसको पता ही नहीं उसका बैंक में अकाउंट है और 2 मिलियन रुपया पड़ा हुआ है। डिफरेंट जराए यूज करते हुए तुम इस गंदे पैसे को इस वॉशिंग मशीन में डालने लगे हो। खुद नहीं डालोगे, अगर खुद डालोगे तो पकड़े जाओगे। तुम डिफरेंट वेज से प्लेसमेंट करोगे, ये मतलब होता है प्लेसमेंट का। डिफरेंट वेज से तुम ये पैसा जो है बैंक में प्लेस करोगे। हो सकता है तुम्हारी कंपनीज हो, तुम वो पैसा कंपनी के थ्रू बैंक में डिपॉजिट करवाओ। हो सकता है तुम्हारी एक से ज़्यादा कंपनीज हों, उनमें पैसा जो तुम फेक इनवाइसेस के ज़रिए मूव करवाओ। हो सकता है अवाम के जो मासूम अवाम है उनके आईडी कार्ड के थ्रू और अपनी पावर के थ्रू तुम उनके फेक अकाउंट ओपन करवाओ। जो कि इस एक्ट से आने से पहले हमें पता है यार, हम न्यूज़ सुनते हैं। किस किस ने न्यूज़ सुनी है? कराची के तालिबे इल्म के करोड़ों पे निकल आए, उसको नोटिस चला गया। फिर उसके बाद वो बेचारा रेडी बांध था, उसको पता नहीं कितने 2 मिलियन 2 अरब रुपए उसके अकाउंट में पड़े थे। तो ये बाद में आइडेंटिफाई हुए कि यार हाँ, ये प्लेसमेंट ऐसे इस वॉशिंग मशीन में हो रही है। और एक बार पैसा इस वॉशिंग मशीन में चला गया तो तुम्हें पता है फिर उसका अंजाम क्या होना है। वो पैसा पूरी दुनिया में घूम जाना है, एक बैंक दूसरे को, दूसरे बैंक तीसरे को। अगर तुम्हारी ऑफशोर कंपनीज हैं तो तुम क्या करोगे? फेक इनवाइस उस कंपनी से मंगवा सकते हो। वो इनवाइस क्लेम करेगी आपकी पाकिस्तानी कंपनी से कि मुझे पैसा भेजो। तुम इसी बैंक के जरिए उस बाहर वाले कंपनी के बैंक में पैसा भेजोगे लीगल वे से। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस बुराई का नतीजा ये निकलेगा कि तुम्हारे अल अजीजिया रेफरेंस की मिलें बन जाएंगी, तुम्हारे हेलीकॉप्टर में पाए के नाश्ते आएंगे, तुम्हारी जमीनों जायदाद इतनी हो जाएगी कि बस गिनी नहीं जाएगी, फ्लैट इतने ज्यादा हो जाएंगे कि बस मौजें ही लग जाएंगी। ठीक है तो ये दुनियावी फायदा है, भी मजे का फायदा लगता है, लेकिन यार हराम हराम है, हराम से बचना चाहिए। हम हलाल कमाते हैं, अच्छी नींद सो जाते हैं, और जो हराम कमाते हैं, हमने अपने बड़ों से सुना है, आजमा के नहीं देखा, अल्लाह माफ़ करे, कभी ऐसी आजमाई में ना अल्लाह पाक डाले। हमने अपने बड़ों से सुना है कि उनकी नींदें भी हराम होती हैं और उनकी औलाद जो होती है वो भी सीधे रास्ते नहीं चलती। तो उसके बाद देखो ये एक्ट आया, उसने आपको पढ़ाया, 2010 का ये एक्ट है, इसको बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कि हमने ये सारे काम रोक देने हैं अब। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू सब बातें आपको समझाएगा कि ये काम कैसे हम रोकेंगे, और इस काम के लिए हमने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को अब बना दिया है, क्योंकि 2010 से पहले तो ऐसी कोई सोच ही नहीं थी किसी की। ठीक है, ऑफशोर्स कंपनीज ऐसी कंपनीज जो कि आपकी बाहर कंपनीज होती हैं, उनको आप जो सोशल नेम जो है आप उनको ऑफशोर्स कंपनीज कह देते हैं। तो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? कहता मेरी नज़र में मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग तो मैंने तुम्हें समझा दिया क्या है, लेकिन कहता है मेरी नज़र में ऑफेंस क्या है, कौन मनी लॉन्ड्रिंग करेगा, ये गंदा पैसा कौन इकट्ठा करेगा। अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एक पर्सन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस करेगा, वो जुर्मदार होगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इफ द पर्सन, अगर पर्सन क्या करे, अक्वायर करे, कन्वर्ट करे, पोजेस करे, यूज करे और ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी
कहता है वो पर्सन अक्वायर करे, कन्वर्ट करे, पोजेस करे, यूज करे, ट्रांसफर करे प्रॉपर्टी को, नोइंग आर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट, नोइंग उसे पता है या उसको ये यकीन है, उसका ये पक्का बिलीव है कि ये प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि ये जो पैसा है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये मैंने क्राइम से कमाई है। कहता है पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एक पर्सन जो है वो जुर्मदार होगा हमारी नज़र में अगर वो अपने पास होल्ड करे, अपने पास रखे, यूज करे, पोजेस करे या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे और उसको ये पक्का पता है और उसे भी ये यकीन है कि ये प्रॉपर्टी इलीगल मीन से आई है, या क्या करे, conceal or disguise the true nature, origin, location, disposition, movement or ownership of the property, या पर्सन क्या करे, हमसे कंसील करे कि ये घर कहाँ से लिया, ये प्लॉट कहाँ से लिया, या असली मालिक का हमें ना बताए कि ये किन जरायों से तुमने लिया, और उसे इस बात का इल्म भी है कि ये उसने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है, जो भी जिन जराए को यूज करके ये प्रॉपर्टी बनाई है, वो कहाँ से आई है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आई है। जैसे हमारे पास जिंदा एग्जांपल है मियाँ साहब, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ये ना कह देना, ठीक है। मियाँ साहब की जिंदा एग्जांपल है, उन्हें बताया मियाँ जी पैसे दसो कित्थों आए, प्रोसीड्स कहाँ से आई, आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बंगला है, ये जायदाद है, इनकी जो आपने प्रोसीड्स हैं, ये प्रोसीड्स कहाँ से आई, इन प्रोसीड्स के ऊपर सवाल था कि ये प्रोसीड्स हमें बता दें ये कहाँ से कमाई है, हम आपकी जान छोड़ देंगे। और आपने जो कहा था जनाबे आला ये हैं वो जराए तो हमें बता दें, क्योंकि देखो जो बंदा भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो पैसे को यूज करेगा ना। और कहता है हमारी नजर में वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है अगर उसके पास कोई चीज हो और हम उससे पूछें और वो पता है उसे कि ये चीज जो है इसने क्राइम से ली है, ऐसी प्रोसीड से ली है, ऐसी प्रोसीड से ली है प्रॉपर्टी, ऐसी प्रोसीड से बनी है जो कि क्राइम से उसको प्रोसीड मिली। या अगर हमने उससे पूछा और वो उसके ट्रू ऑनर का नहीं बता पाया और ये नहीं बता पाया कि ये इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी ओनरशिप इसको कहाँ से मिली, या ओनरशिप मिली तो कहाँ से मूव हुई, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की प्रोसीड्स जो है वो ना बता पाए। होल्ड्स आर पोसेस, कहता है ये तो दो क्राइम है ना जिसमें बंदा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। अब ये तीसरा क्राइम भी मनी लॉन्ड्रिंग में है, अगर कोई पर्सन किसी के बिहाफ पे क्या करे, होल्ड आर पोजेसेस ऑन द बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन any property knowing or having reason to be believe that such property is the proceeds of crime। फिर कहता है आप खुद ना ये काम करें, आपके पास एक कार है, महंगी कार है, आपके पास एक महंगा घर है, हमने आपसे पूछा कहाँ से आया, आपने कहा मैं तो यहाँ मेहमान ठहरा हूँ, है ये किसी का, और हमें ये बिलीव है, कहता जी ये जो प्रॉपर्टी, ये जो कमाई आपने की है, ये किस पैसा से है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है। फिर यहाँ पर्सन क्या करे, पर्सन पार्टिसिपेट करे, एसोसिएट करे, कंस्प्राइज करे टू कमिट, अटेम्प्ट करे टू कमिट, एड करे, अबेट्स करे, फैसिलिटेट करे, इन सारे कामों के लिए अगर कोई पर्सन इन सारे कामों के लिए कोई मदद दे रहा है, कोई मदद कर रहा है, तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुवल्लिस है। मुवल्लिस कहता हूँ यार क्या वर्ड होता है, बताना मेरी जुबान पे नहीं आ रहा और मेरी सोच में भी नहीं आ रहा। इसको कहते हैं यार, क्या है, जल्दी से बोल दो। मुलविस है, हाँ सही है सही है सही है, आ गया मुझे, आ गया। वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होगी, उन्होंने कह दिया कि अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास से निकली और
उसका ये बिलीव है हमारे पास कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी जो है तुमने गंदे पैसे से कमाई है, वो मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर कहता है जी, अगर तुमसे हमने पूछा कि ये कहाँ से और क्या सोर्स ऑफ इनकम है, और तुमने वो सोर्स ऑफ इनकम छुपाई, तुमने इसकी ट्रू नेचर छुपाई, और हम ये बिलीव करते हैं कि ये प्रॉपर्टी गंदी कमाई से है, तो कहता है तुमने क्राइम किया। फिर कहता है जी, अगर तुम्हारे पास किसी की प्रॉपर्टी है, हम पूछेंगे कहाँ से आई, तुम कहते हो ये किसी की प्रॉपर्टी है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो कहता है हम ये सोचेंगे कि आपने ये गंदे पैसे से प्रॉपर्टी कमाई। हाँ, इन प्रोसेस के लिए, इन प्रॉपर्टीज को अक्वायर करने के लिए और इस पैसे को मूव करने के लिए जिसने भी हेल्प की, जिसने भी एसोसिएशन बनाई, वो कहता है सब लोग जो है ना, वो सब लोग इस काम में मुलविस हैं। तो अगर यार कोई आपसे पूछता है आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, क्योंकि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, और अगर पाकिस्तान का इदारा आपसे कोई पूछता है कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, तो आपका हक बनता है, उस इदारे का हक बनता है कि आपने मुल्क पाकिस्तान के रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, तो आप बताएं, एक्सप्लेन करें कि मैंने ये एसेट्स यहाँ से लिए हैं, ना कि मैं शोर मचाऊं वोट को इज्जत दो। पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा क्या है, तुम्हें ये पढ़ के तुम्हें मरीम नवाज याद आ जाएंगी, क्योंकि जिंदा एग्जाम्पल है यार हमारे पास। उनको कितने साल की सज़ा हुई थी, उन बेचारी को सज़ा हुई थी 1 साल की, कैप्टन सफदर को सज़ा हुई थी 5 साल की, मियाँ साहब को सज़ा हुई थी 10 साल की वो इसी सेक्शन को पढ़ के मुझे बड़ी याद आते हैं। वैसे तो मियाँ साहब आजकल तो सब लोगों को याद आ रहे हैं। तो whoever commits the offense of money laundering, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का कमेंट करेगा, ठीक है, shall be punishable with rigorous imprisonment। कहता है जी, हम रिगरस कहते हैं बहुत सख्त मसाली सजा देंगे उसको। कहता है जो भी पकड़ा गया ना, हम उसको एक बड़ी सख्त और मसाली सजा देंगे। और कौन सी सजा? जेल वाली, इम्प्रिजनमेंट देंगे। फॉर अ टर्म, उतनी टर्म के लिए, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। कम से कम 1 साल की तो सजा होगी तुम्हें, कम से कम 1 साल की तो सजा होगी तुम्हें। बट मे एक्सटेंड टू, बट मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। और ये सजा जो है 10 साल के ऊपर भी जा सकती है, ये सजा जो है 10 साल के ऊपर भी जा सकती है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू अ फाइन, और तुम्हें एक जुर्माना भी लगेगा, विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज। आपको याद होगा उनको जुर्माने लगे थे मिलियन के अंदर। एंड शैल आल्सो बी लायबल, और आपको ये भी याद होगा उस अदालत ने ये फैसला किया था कि ये जो फ्लैट हैं, लंदन के फ्लैट हैं, और ये जो इनकी मिलें शिलें हैं, ये भी कब्जे में ले ली जाए। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फॉरफीचर द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड in the money laundering or property of corresponding value, provided that। फिर कहता है, फिर और बात सुन लो, provided that the aforesaid fine may extend to 5 million रुपी। कहता है ये वाला फाइन मजीद जो ऊपर 1 मिलियन रुपी है ना, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे 5 मिलियन रुपी के ऊपर। अगर हमें पता चला कि इस मनी लॉन्ड्रिंग में कोई कंपनी या उसका कोई डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय है, वो पकड़ा गया है, ठीक है। तो होपफुली आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह इसको ख़त्म कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे। ये इस एक्ट का इंट्रोडक्शन था। इसकी डेफिनेशन मैंने देखी है, कोई इतनी खास नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। उसकी मेन डेफिनेशन यही थी सेक्शन नंबर 3 की, वो मैं अपने साथ ले आया। तो पनिशमेंट को देख लेना, मनी लॉन्ड्रिंग की पनिशमेंट क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है।
कैद बा मुशक्कत, हाँ कैद बा मुशक्कत मिलेगी। और मरियम साहब ने क्या, साहिबा ने क्या कहा था, मैं कौन सी मुशक्कत करूँ, हाँ मैं किताबें पढ़ूंगी। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा जी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है? यार कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, ये कहता है जी मैं ना पाकिस्तान में फेयर कंपटीशन प्रमोट करता हूँ। फेयर कंपटीशन जो है वो मैं प्रमोट करता हूँ, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये पाकिस्तान की मार्केट्स में कहता है जी मैं फेयर कंपटीशन प्रमोट करता हूँ। और ये आई थिंक सो जो है ये मोनोपोली वगैरह को कहता है जी मैं कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस जो है ना इसका 2007 का है। तो उसके कंपटीशन ऑर्डिनेंस के थ्रू ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। तो इसका क्या इसके लिए किया गया कि प्राइस कंट्रोल करे और प्राइवेट सेक्टर में जो मोनोपोली है ना इसको ख़त्म करे। तो ये था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सेंस। और कोई यार क्वेश्चन, फिर हम मीटिंग ऑफ करें। सर आपने लेक्चर किस टॉपिक से स्टार्ट किया? आई वाज लेक्चर याद एनपीएफसी रहा हमने कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए थे। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, मतलब ये भी बता दिया। पावर ऑफ कोड, पावर ऑफ कोड 1 सेक्शन 1 to 6 में, वो पावर ऑफ कोड तलहा वहाँ पे बताई गई थी कि कोड के पास पावर है। सेक्शन नंबर 1 to 6 में था कि अगर आपने किसी ने फ्रॉडुलेंटली किसी का नाम अपने रजिस्टर में एज अ डायरेक्टर या मेंबर लिख लिया, या फ्रॉडुलेंटली उसका नाम वहाँ से रिमूव कर दिया, तो कोर्ट की पावर है कि आपको हुक्म देगी रजिस्टर ठीक करो। फिर उसके बाद वो सेक्शन नंबर 1 to 6 में बताया गया है कि कोर्ट जब ये हुक्मनामा देगा सजा भी देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं सेक्शन नंबर 1 to 6 के अंदर। तो इसको एक नज़र देख लो, इतना अहम सेक्शन नहीं है वो। रहब हो गया, हाफिज तलहा हो गया, हो गया। अब कोई क्वेश्चन है यार? तो कल इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे, और होपफुली मैं कोशिश करूँगा ये कल ही कंक्लूड हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।